हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बड़े बेहतरीन ढंग से लगे होंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और हमें बेहद खुशी है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और जो आपके कमेंट हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें। और इसी कड़ी में आज आगे जुड़ते हुए जो हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का भूगोल से, भारत की जो तट रेखा हैं उनसे संबंधित, भारत की तट रेखा से संबंधित आज का वीडियो हो जाएगा। और भारत की तट रेखा से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे इसी वीडियो में समाहित कर दिए हैं। ठीक है। और आपको एक भी क्वेश्चन जो है स्किप करने लायक नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रीवियस ईयर मिल जाएगा और कुछ आपको थ्योरी के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ हम बताते चलेंगे और थ्योरी और एमसीक्यू जो है एक साथ करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन को देख लेना है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या फिर आपका विशाखापत्तनम से। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई। भारत का जो औसत समुद्र तल है ये आपका चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है। भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका विस्तार कितना है। तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, और तट से 12 समुद्री मील तक, या फिर तट से 24 समुद्री मील तक। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील तक। जो आपका भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार ये आपका 12 समुद्री मील तक है। इसको समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका प्रादेशिक सीमा होती है उससे थोड़ा संबंधित है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विश्व के सभी देशों के, जो आपके विश्व के सभी देश हैं उनको समुद्रों में अधिकार देने के लिए, या आप कह सकते हैं कि समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए, एक 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य उन देशों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, और जिसको क्या कहा गया है, ये कहा गया है अनकोलोस। अनकोलोस का जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये आपसे कहा है जो लॉ ऑफ सी है, यानी कि जो आपका समुद्र का जो कानून है उसके बारे में आपसे बताया गया है कि कितनी जो सीमाएं हैं आपकी आपको मिलेंगी, कितनी सीमा में आप व्यापार कर सकते हैं और कितनी सीमाओं का आप इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये जो हो जाए, जो अनक्लोज हो जाएगा, इसके आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि समुद्री सीमा जो है भारत की वो कितने प्रकार की है। ये हैं आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो पहली आपकी जो सीमा है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्या होती है ये मैं आपको अभी मैप से समझाऊंगा आगे। ठीक है, सबसे पहले आपको समझ ले, केवल आपको थ्योरी है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है, उसके बाद मैं आपको पूरा आपके माइंड में सेट कर दूंगा ये चीज़ें। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, दूसरी आपकी हो जाएगी एविच्छिन्न मंडल, यानी कॉन्टिजियस जो जोन होता है ये हो जाएगा आपका एविच्छिन्न मंडल। तीसरी आपकी हो जाएगी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे बाद का क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोला जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इसको ईजेड क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी जो है डिटेल क्या क्या हो जाएंगी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है,
और अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आपके मन से कभी भी जो है चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी। तो पहली जो आपकी सीमा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा है जिसको आप टेरिटोरियल सी कहते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आधार से एक आपका जो आपका ये तट हो जाएगा भारत का, इसके बाद एक सीमा हो जाएगी आधार सीमा, जो आपकी भारत की आधार सीमा हो जाएगी। ये मैं मैप से अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो सीमा हो जाएगी, इस आधार से जो है हमें सारी चीज़ें तय करनी है। और तय क्या करना है कि इससे अगर हम आगे चलते हैं 12 मील तो हमारी कौन सी सीमा हो जाएगी, इससे आगे चलेंगे कौन सी सीमा हो जाएगी। तो 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। पहला एक आपका प्रादेशिक सीमा, दूसरा अविच्छन सीमा, और तीसरा हो जाएगा अनन्य क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से हमने जो है 3 क्षेत्र में इसको बांट दिया है। आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। तो ये हमारी आधार सीमा हो गई। 12 किलोमीटर दूर तक आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा हो जाएगी। ठीक है, 12 किलोमीटर ध्यान रखना, सबसे पहले आप चलेंगे 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर तक आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी इस सीमा में जो है आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, ये सीमा आपकी है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है 12 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, और भारत का संपूर्ण अधिकार इस पर रहेगा। भारत इसमें कुछ भी कर सकता है, अपना उद्योग लगा सकता है, औद्योगिक गतिविधि कर सकता है, जो 12 नॉटिकल मील तक जो है अपनी गतिविधि कर सकता है। अच्छा, नॉटिकल मील से क्वेश्चन बन जाता है कि 12 नॉटिकल मील है तो एक नॉटिकल मील, जो आपका एक नॉटिकल मील है, ये कितने के बराबर होगा। ये आपका एक नॉटिकल मील जो है, या आप इसको समुद्री मील भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1.8 मील तक। ठीक है, 1.8 मील तक जो है आपका 1 नॉटिकल मील हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। इसके बाद दूसरी सीमा देख लेते हैं। ये आपकी पहली सीमा है 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा। इसके बाद दूसरी सीमा हो जाएगी, ये कौन सी है, ये है आपकी अविच्छन सीमा। तो अविच्छन सीमा को देख लेते हैं। अविच्छन जो मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, और इसको बोला जाएगा कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन इसको बोला जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं तो आधार रेखा से जो हमने अभी आपको बताया है, सबसे पहले आपकी एक आधार रेखा यहाँ निर्धारित कर दी गई है। और इस आधार रेखा से अगर आप चलते हैं 12 नॉटिकल मील, तो 12 के बाद, तो 12 में आपकी प्रादेशिक सीमा होगी, और 12 से आगे और 12 अगर आप चलते हैं, ये केवल आपसे आधार की बात कर रहा है। आधार से 12 आप चले तो प्रादेशिक हो गई, और इसी आधार से अगर आप 24 चलते हैं, यानी कि प्रादेशिक सीमा से 12 और आगे चलेंगे, तो आपका जो है ये हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। तो 24 नॉटिकल मील तक आपकी कौन सी सीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अविच्छन मंडल सीमा। ठीक है, और अविच्छन मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ तक तो आपके संपूर्ण अधिकार, अगर आप 12 नॉटिकल मील की बात करेंगे तो संपूर्ण अधिकार जो भारत का है वो इसमें किसी भी तरह की गतिविधि कर सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद अविच्छन मंडल में जाते हैं, यानी कि आप 12 से प्रादेशिक सीमा से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं 12 मील, तो आपको जो है केवल 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अधिकार हो जाएगा आपको सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। अगर आपके क्षेत्र में कोई गैर देश से किसी भी तरह की जो गतिविधि करने आते हैं तो आप उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं। इसके बाद उसकी साफ़ सफाई का अधिकार भी आपका होगा। भाई जब आप उसमें सीमा शुल्क वसूलेंगे तो आपका साफ़ सफाई का अधिकार भी तो आपका होगा। इसके बाद उसमें वित्तीय अधिकार यानी कारोबार करने का अधिकार भी केवल आपका होगा। तो ये बात हो जाती है आपकी अविच्छन मंडल की। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और चलिए एक और देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको मैप से भी समझाने वाला हूँ। और इसके बाद जो आपका लास्ट होता है वो होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि जो तीसरा है ये हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसको जो है आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं, या फिर इसको सबसे ज़्यादा सरल भाषा में EEZ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना कह के आप इसको EEZ कह सकते हैं। और इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, और ये हमने कर दिया है और हम आपको बता देते हैं। तो ये है आपका आधार रेखा से, तीनों ही चीज़ें आपकी आधार रेखा से ली हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपका भारत हो जाएगा। इसके बाद एक आधार सीमा निर्धारित कर दी गई है, और इसके बाद आप जब इस आधार सीमा से चलते हैं, इसके बाद जब इस आधार सीमा से आप चलते हैं तो सबसे पहले आप चलते हैं 12 नॉटिकल मील, और 12 नॉटिकल मील पे आपकी प्रादेशिक सीमा हो गई, ये हो गया 12 नॉटिकल मील। ठीक है, इसके बाद आप इससे आगे 12 और चलते हैं, यानी आप टोटल अगर आधार से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, और प्रादेशिक सीमा से आगे लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, और टोटल की बात करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो है कौन सी सीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी अविच्छन सीमा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और इसके बाद अगर इसी आधार से अगर हम 200
नॉटिकल मील की बात करेंगे या 200 समुद्री मील की बात करेंगे, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम चलते हैं इस आधार सीमा से 200, कितना चलेंगे हम, 200 नॉटिकल मील। तो ये जो क्षेत्र आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर इसको आप EEZ के नाम से जान सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य क्षेत्र है। ठीक है, इतनी बात आपने यहाँ से समझ लिया है। और चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये है हमारा मैप, और इसको हम अगर आपको बताएंगे तो आपकी समझ में एकदम आ जाएगा, क्योंकि ये आप जो हैं RO की तैयारी कर रहे हैं और आप जो हैं एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं मैप के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा लैंड यानी मुख्य भूमि। जो आपका मुख्य भूमि का हिस्सा है वो आपका यहाँ तक हो जाएगा, ये आपकी मुख्य भूमि हो जाएगी। और यहाँ पर एक आपने बेस लाइन तय कर दी गई है। यह आपकी जो है मुख्य भूमि के बाद में एक बेस लाइन तय कर दी गई है कि इसको जो है आपका एक आधार रेखा माना जाएगा। ठीक है, इस आधार रेखा से ही सारी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। इस आधार रेखा से क्या आगे बढ़ेगा तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस आधार रेखा से आप चलेंगे 12 नॉटिकल मील। ये आपका NM लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक नॉटिकल मील में जो आपके मील होते हैं वो आपके 1.8 मील हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब हम इस आधार रेखा से जब 12 नॉटिकल मील आगे चली हैं तो इतना जो क्षेत्र है ये हमारे अंडर में आ चुका है, और इसको आपका टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक सीमा आपकी कही जाएगी। ये क्या कहा जाएगा, टेरिटोरियल सीमा या फिर प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। तो ये जो आपकी प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा है, इसमें आपका जो पूरा जो अधिकार है वो आपका भारत का ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। भारत का जो अधिकार रहेगा वो पूर्ण रूप से अधिकार केवल भारत का रहेगा। इसमें भारत किसी भी तरह की गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लेनी है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण अधिकार है वो कितने नॉटिकल मील तक हो सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है उनका 12 नॉटिकल मील तक है वो कौन सी सीमा होगी, प्रादेशिक सीमा होगी, अविच्छिन्न मंडल होगा, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, और हमें उससे थोड़ा सा एग्जामिनर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमने उनके हिसाब से ही थोड़ा सा सोच लेना है। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा जोन पड़ता है वो पड़ता है आपका कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन यानी कि आपका हो जाएगा अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या इसको आप संलग्न क्षेत्र भी कह सकते हैं। और ये भी आपका जो है, अगर आप इस बेस लाइन से चलेंगे 24 मील, आपका कंटीजियस जोन आ जाएगा, जो आपका कंटीजियस जोन है। और अगर इस प्रादेशिक सीमा से चलते हैं 12 नॉटिकल मील आगे तो आपका ये कंटीजियस जोन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 12 नॉटिकल मील आपका यहाँ तक हो गया और इससे आगे जो है 24 नॉटिकल मील नाप देंगे। ये आपका रोंग हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है। मैप दिखाने का मकसद केवल यही है कि आपको ये चीज़ें बताई जाए कि वो जो है यहाँ से 24 नॉटिकल मील नहीं है, वो आपका यहाँ से इस आधार से, ये जो आपकी आधार है इस आधार से 24 नॉटिकल मील आगे है। 24 नॉटिकल मील का मतलब ये है कि 12 तो आपकी प्रादेशिक सीमा हो गई और 12 आपकी जो है अनन्य क्षेत्र हो गया। तो ये हो जाएगा टोटल मिला के इतनी। जो हमारी तीसरी सीमा हो जाती है, वो तीसरी सीमा कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है EEZ। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक जोन है ये कितने तक है, ये आपका हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील ये आपका कहाँ से मापा गया है, ये भी बात समझने की है। तो ये आपका मापा गया है आधार से। ठीक है, 200 नॉटिकल मील ये आपका आधार रेखा से ही मापा गया है, यानी कि आपका बेस लाइन से ही मापा गया है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, वरना कुछ बच्चे इसको यहाँ से 24 जो नॉटिकल मील है इससे आगे 200 जोड़ देंगे और ये आपका जो हो जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसमें अधिकार क्या क्या हैं ये मैंने बता दिए आपको। अगर आप टेरिटोरियल सी में जाते हैं तो संपूर्ण अधिकार जो है, जो आपका पूर्ण अधिकार है, ये आपका जो है भारत का हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कंटीजियस जोन में जाते हैं तो ये आपका कंटीजियस जोन, इस जोन में अगर आप जाते हैं तो केवल आपको 3 तरह के अधिकार मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। शुल्क वसूली का अधिकार आपका कंटीजियस जोन में आ जाएगा। दूसरा आपको साफ सफाई का अधिकार, ये भी आपका कंटीजियस जोन में आ जाएगा। तीसरा आपका जो वित्तीय अधिकार है ये भी आपका
कंटीजियस जोन में आ जाएगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं इकोनॉमिक जोन की, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो आपका EEZ है, इसमें भी आपके जो है 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से, वो मैंने अभी बता दिया आपको, एक बार से दोबारा बता देता हूँ। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अगर हमें यहाँ एक द्वीप बनाना है तो यहाँ जो है 200 नॉटिकल मील तक हम कोई द्वीप बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और दूसरा पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक परीक्षण। यहाँ हम वैज्ञानिक परीक्षण, अगर हमें लगता है कि हम कोई वैज्ञानिक परीक्षण हमें यहाँ करना है तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। भारत उसके लिए स्वतंत्र है कि 200 नॉटिकल मील तक जो है हम कोई भी परीक्षण, अपना वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है, और किसी भी तरह का वैज्ञानिक परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ का हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन का संपूर्ण अधिकार। प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन का संपूर्ण अधिकार है वो भी जो है भारत का हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। आपको बताना है जो आपकी भारत की लंबाई है ये आपकी कितनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, या फिर आपका 7500 यानी 7500 किलोमीटर। तो आपको बताना है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी होगी। आपसे लंबाई दोस्तों लगभग में पूछी गई है। यहाँ आपको ध्यान देना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन आपसे लंबाई जो है लगभग में पूछी गई है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यह आंसर पता होता है। ठीक है। और आपसे जो है पूछा गया है, इसी वजह से जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लगभग 7500 किलोमीटर। एक्चुअल की बात करते हैं तो ये आपकी 5000, तो एक्चुअल की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ देखना पड़ेगा, जो यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा जो भारत है और इसकी जो ये पूरी सीमा हो जाएगी, जो बाहर का जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाता है आपका 15200 किलोमीटर का। ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। सबसे पहले आपको पूरी की पूरी स्थल सीमा की लंबाई पता होना चाहिए। ठीक है। तो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 15200 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई है, ये हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर किसकी लंबाई हो जाएगी ये मैं अभी आपको मैप के हिसाब से बताने वाला हूँ। और द्वीपों को शामिल करके जो कुल तटीय लंबाई है ये आपकी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया है। सबसे पहले आपने देख लिया है 15200 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने देख लिया 6100 किलोमीटर, ये हो जाएगी तट की रेखा की लंबाई जो आपकी केवल भारत की मुख्य भूमि की है। और ये 7500, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मुख्य भूमि की पूछी गई है और ये आपकी द्वीपों को लगाकर यानी द्वीपों को शामिल करने के बाद आपकी 7516.6 किलोमीटर दी गई है। ये थोड़ा सा मैप से समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए भी आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं मैप के हिसाब से। और जब हम मैप देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आपका ये पूरी सीमा हो जाएगी। अगर आप इस पूरी सीमा की बात करते हैं, ठीक है, ये आपकी पूरी सीमा हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 15200 किलोमीटर। ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई है। इसके बाद ये आपकी 15200 किलोमीटर हो गई है। इसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें देखनी है आपकी भारत की मुख्य भूमि। ठीक है। मुख्य भूमि कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले ये समझने वाली बात है मुख्य भूमि कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम तट से चलेंगे, गुजरात से चलेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी आपकी मुख्य भूमि। ठीक है। ये हम भूमि पर चल रहे हैं और ये हमारी जो मुख्य भूमि है इसको कहा जाएगा मुख्य भूमि। ठीक है। ये मुख्य भूमि हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ हम पहुँच जाते हैं, तो ये आपकी मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है ये आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। 6100 किलोमीटर। अगर ओवरऑल की बात करते हैं, अगर पूरे भारत की जो है बात करते हैं तो आपकी 15200 किलोमीटर। अगर आपसे केवल आपसे मुख्य भूमि की पूछता है तो ये आपकी 6100 किलोमीटर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की जो तट रेखा है वो द्वीपों सहित कितनी है। अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर दें तो कितनी हो जाएगी, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये आपकी 6100 किलोमीटर हो गई है। ठीक है। इतनी बात आपने समझ लिया है। इसके बाद इधर आपका लक्षद्वीप, जो आपका लक्षद्वीप है इसको हम शामिल करेंगे, और इधर आपका
जो आपका पूर्व में ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। इसको भी अगर शामिल कर लेते हैं, अगर हम इसको भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो सीमा हो जाएगी ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है भारत की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है द्वीपों को शामिल करने के बाद। तो द्वीपों को शामिल करने के बाद आपकी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर द्वीपों को हटा दिया जाता है, मुख्य भूमि आपसे पूछी जाती है, तो ये आपकी 6100 किलोमीटर हो जाती है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जो आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो भी हमें जो है देख लेने हैं। और कौन कौन से आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमें सारे समझते चलना है। तो चलिए सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन ये होगा कि भारत के जो हैं तट रेखा से कितने राज्य मिलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन गया, भारत के तट रेखा से कितने राज्य जो हैं मिलते हैं। ठीक है, या भारत में कितने तटीय राज्य हैं जो आपके समुद्र से मिलते हैं। ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुजरात हो जाएगा और ये आपका जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की तरफ का जो हिस्सा हो जाएगा, पूरब की तरफ का ये हो जाएगा। और यहाँ आपको समझने लेना है, सबसे पहले यहाँ आ जाता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका यहाँ गोवा आ जाता है, गोवा के बाद आपका कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आपका केरल, केरल के बाद अगर आप पूरब की तरफ चलेंगे या आपके जो आपका ईस्टर्न घाट की तरफ चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आपका आ जाता है उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो 4 आपके राज्य इधर के हो जाएंगे, 4 आपके राज्य इधर के हो जाएंगे, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और एक आपका राज्य यहाँ का हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 और +1 कितने हो गए, 9 राज्य। तो आपके जो हैं भारत की जो तट रेखा पर जो राज्य हैं वो आपके 9 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमाएं कितनी हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात। अगर हम इधर की तरफ से चलते हैं, वेस्टर्न की तरफ से, तो सबसे पहले हमारा हो जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात की सीमा कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 1214.6 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो ये सीमा है ये आपकी 1214.6 किलोमीटर इसकी सीमा हो जाएगी। इस सीमा से भी क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा हो जाएगी, इसके बाद महाराष्ट्र आता है यहाँ। सबसे पहले आपने गुजरात देख लिया, इसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 720 किलोमीटर। ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा 720 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है गोवा। गोवा की जो सीमा है ये आपकी सबसे छोटी होती है, ये इसका भी क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो गोवा की सीमा जो आपकी तट रेखा वो सबसे कम हो जाएगी, और ये कितनी है, केवल 101 किलोमीटर की है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। इसके बाद आपका जो 4th नंबर पे आ जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक की जो सीमा है ये आपकी 300 किलोमीटर की हो जाएगी। जो आपकी तट रेखा की कर्नाटक की सीमा है ये आपकी 300 किलोमीटर की हो जाएगी। और ठीक है, केरल की जो सीमा है ये आपकी 550 किलोमीटर की हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ लेनी है, और इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों कभी ना ही तो गया है और ना ही जाने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं से बनता है। आपको 5 राज्य दे दिए जाएंगे, मैचिंग दे दी जाएगी कितने किलोमीटर का क्षेत्र है, या आपसे ये पूछा जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, या आपको इनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाने को दे दिए जाएंगे। ठीक है, केवल आपको समझते चलना है, और भूलने वाली तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और केरल के बाद कौन सा आ जाएगा, तो केरल के बाद जब हम केरल पे आ गए हैं, तो केरल के बाद जब हम इधर चलेंगे तो ये आपका तमिलनाडु, तो ये आपका तमिलनाडु आ जाएगा। इसकी जो सीमा है ये आपकी 980 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बाद आपका जब आप जो है तमिलनाडु से आगे जाएंगे तो यहाँ आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश की सीमा आपकी 970 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझते चलनी है। और इसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा। तो उड़ीसा की कितनी हो जाएगी, ये 484 जो किलोमीटर जो है ये आपकी उड़ीसा की सीमा हो जाएगी। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में आपका बचता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की ये सीमा हो जाएगी, और ये मात्र जो है 210 किलोमीटर की हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ लेनी है। ये है आपकी भारत की तट रेखा। कितने राज्य हमने देखे, ये याद करने के लिए हमने बता दिया है। केरल जो है सबसे नीचे नहीं है, लेकिन हमने याद करने के लिए आपको केरल को सबसे नीचे बताया गया है। ठीक है, 4 आपके इधर के राज्य हो गए, 4 आपके इधर के राज्य हो गए, एक आपका केरल नीचे हो गया। तो कितने हो गए, 4 4 8 और 1 9। तो 9 राज्य जो हैं ये आपके समुद्र में तट रेखा से मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। बाकी चीज़ें क्या हैं, और यहाँ आपको
बताया गया है कि सवाल किस तरह से बनता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रहा था कि सवाल किस तरह से बनेगा, ये मैंने आपकी समझाने के लिए इस तरह से लिया हुआ है। तो सवाल किस तरह से बन सकता है ये भी हमें थोड़ा सा समझ लेना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये नॉर्मली जो वनडे एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है और आपकी जो आर की परीक्षा में भी पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कब कब पूछा गया है ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर समझा दिया। तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा ये आपकी गुजरात की हो जाएगी। कितनी बताइए, ये बताइए 1214 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये 1214 की जगह आपको एक दो पॉइंट कम करके भी दे सकता है, कहीं आपको 1212 मिल जाएगा, कहीं आपको 1216 मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी बुक होती हैं सब में जो है अलग अलग आंसर दिए हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो आपसे जो सवाल बना है वो बना है, जो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वो आपकी गुजरात की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बना है, ये भी मैं आपको आगे जो है क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ किस तरह से, और ये कब पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपको पता चलेगा अभी आने वाले समय में। और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य ये आपका गोवा हो जाएगा। और कितनी इसकी जो तटीय लंबाई है ये आपकी मात्र 101 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी। क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये मैंने आपको दिखा दिया है। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं, और जितना आप समझेंगे दोस्तों आपको बेनिफिट होने वाला है। और सब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ये आपका भारत हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा, और ये आपका प्रायद्वीप भारत, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका प्रायद्वीप भारत हो जाएगा। तो इस प्रायद्वीप भारत में तो सबसे लंबी जो तटरेखा ये आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बात समझ लेनी है। और कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 970 किलोमीटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो सीमा है ये आपकी 970 किलोमीटर की हो जाएगी, और ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा, तो कुछ बच्चे तो यकीनन आप मान के चलिए कि गुजरात ही लगा कर आएंगे। ठीक है, लेकिन किसी ने अगर इस वर्ड को पकड़ लिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूछी गई है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो तटरेखा हो जाएगी सबसे लंबी वो आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, वरना स्टूडेंट इसको देखेगा नहीं और ये क्वेश्चन आपसे करके आ जाएगा और यहाँ जो है गुजरात लगा के आ जाएगा, और गुजरात जो है सबसे नंबर 1 पर होगा ऐसे ऑप्शन में गुजरात सबसे नंबर 1 पर मिलेगा, और आंख बंद करके जो स्टूडेंट पर लगा कर चले आएंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बड़े हिसाब से चलना है, और आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश आपका हो गया है, और आंध्र प्रदेश की सीमा आपने देख लिया 970 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बाद आपको देखना है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता, वो कहाँ से क्वेश्चन दे दे। ठीक है, लेकिन हमें तो सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, जो आपका अंडमान निकोबार है ये आपका भारत की तटरेखा वाला सबसे बड़ा समूह हो जाएगा। और ये कहाँ है, ये आपका भारत हो जाएगा, और ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है यहाँ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। इसी के हिसाब से और इसी के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाद जो है दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत में पश्चिम की तरफ ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आपकी लक्षद्वीप की हो जाएगी, और ये भारत की जो है पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बनता है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और हमारा समझाने का मकसद केवल यही है दोस्तों कि आपको जो है कम समय में बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, तो क्योंकि आप छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप जो है समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके मन में ये सारी चीज़ें जितनी भी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ये आपके मन में सारी आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये चीज़ चल जानी चाहिए, और मैप दिखाने का मकसद भी यही है आपको कि मैप से जो है सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या कहता है ये, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दमन और दीव। सबसे छोटी तट रेखा। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यहाँ आपका गुजरात हो जाएगा, और यहाँ आपका जो है यहीं पर जो है आपका दमन और दीव स्थित है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। दूसरा, सबसे छोटी तटरेखा वाला दूसरा, यानी कि आपसे पूछा गया है दूसरा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, ये आपका पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से समझ लेनी है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कब कब पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा से क्वेश्चन बना हुआ है, कितनी है? 6200 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है, 5985 किलोमीटर लंबी है, या 6175 किलोमीटर लंबी है। आपको बताना है भारत तटरेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो तटरेखा की लंबाई पूछी गई है, इसमें आपसे और कुछ नहीं पूछा गया है, और यहाँ पर जो है 7500 भी आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाता भारत की तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तब आपका आंसर जो है 7500 किलोमीटर हो जाता। 7500 एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता तो 75 तो 16.6 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो आपसे केवल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, भारत की तटरेखा कितनी है, ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और ये थोड़ा सा हमने दिखाने के लिए आपको दिया हुआ है भारत की तटरेखा। तो भारत की तटरेखा केवल आपसे पूछी गई है, इसमें आपका द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आपकी सीमा है, ये आपकी भारत की तटरेखा हो जाएगी। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर टोटल की बात करते हैं तो 15,200, ये आपके याद होना चाहिए। और भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके माइंड में घूमता रहना चाहिए कि 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और एक आपका अगर द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो 75 तो 7,516.6 किलोमीटर। ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम से रटी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था वीडियो में कि ये क्वेश्चन आगे पता चलेगा कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा आपसे पूछी गई है। तो यहाँ आपने अगर समझ ली हैं सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल आराम से लगा देंगे कि जो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो आपकी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और गुजरात आंसर में है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी चीज़ें अगर इस ऑप्शन से देख लेते हैं तो वो ये हो जाएंगी। गुजरात की जो सीमा है ये आपकी 1214.7 किलोमीटर हो जाएगी, महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर हो जाएगी, और केरल की 569.7 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमने माना है कि गुजरात की जो सीमा है ये आपकी सबसे लंबी तट सीमा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और सेम पैटर्न के इसी तरह के क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, क्वेश्चन कब कब पूछेगा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। 1995 में, 2014 में, 2006 में, 2006 में, 2006 में, और यहाँ आपसे 2007 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल करने अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये आप लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य का जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा आपका 7। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, कहाँ पूछा गया है ये मैंने आपको बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। तो इसका जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुजरात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको केवल पूछा गया सर्वाधिक लंबी तट रेखा। अगर आपसे पूछता प्रायद्वीप भारत की, ये आपका भारत हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा, इसके नीचे का जो हिस्सा ये आपका प्रायद्वीप हो जाएगा, और यहाँ आपका जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता प्रायद्वीप भारत की, तो आप इसका जो आंसर है लगा सकते थे पहले वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का
जो करेक्ट आंसर है ये आपने लगा दिया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। और ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ बड़े अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया ये भी आपको देख लेना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया, केवल रिपीट क्वेश्चन को कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं UPPCS जो है क्वेश्चन को रिपीट करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखना है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। आपसे पूछा गया भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो मैंने अभी जो आपको बताया था ये आपका भारत हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो 4 राज्य मैंने आपको बताए थे पश्चिम के, और 4 राज्य मैंने बताए थे आपको पूर्व के, और एक राज्य जो है ये आपका दक्षिण का बताया था। तो 4 और 8, 4 और 4 8 और 1 9, तो आपके 9 राज्य जो हैं ये कुल जो है आपके तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं या समुद्र की तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9। भारत में कितने राज्य जो तट रेखा से लगे हैं, तो 9 राज्य जो हैं ये आपके तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और ये कुछ मैप के हिसाब से भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है मैप जो है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, और आपके मन से जो है अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो मैप एकदम आपके माइंड में घूम जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल करता हूँ, आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, और आपकी जो समझने की शक्ति है ये भी आपकी बढ़ जाती है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, आपसे पूछा गया तट राज्य कितने हैं। तो ये सबसे 1 नंबर पे आपका गुजरात आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका यहाँ गोवा आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पे देखते हैं केरल आ जाएगा, 6ठे नंबर पर यहाँ तमिलनाडु आ जाएगा, 7 नंबर अगर देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और 8 नंबर पे आपका ओडिशा, और 9 नंबर पे आपका आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। 9 राज्य है, तट रेखा जो है आपकी 9 राज्यों से मिलती है, समुद्र की तट रेखा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बड़े अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। और ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका केवल क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बार बार परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। और अगर ये सेम क्वेश्चन आपका परीक्षा में दे दिया जाता है तो आपको केवल इसका आंसर याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ आपको लॉजिक नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक का जो सूचक था ये क्या था। अरब सागर का सूचक था, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। ठीक है, तो आपको बताना है रत्नाकर जो नाम था ये किसका सूचक था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर का। प्राचीन भारत में जो आपका ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का जो सूचक था ये था आपका हिंद महासागर का। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। इतनी बात आपको क्वेश्चन 9 से समझ लेनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है ये भी आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, जो आपका तट होते हैं ये आपकी जो है नदी बह रही है, ये आपकी नदी हो जाएगी, और इसके जो तट हैं इनका जो अपर्दन पूछा गया आपसे, ये आपके जो तट हैं ये तटों का जो अपर्दन होता है वो किस वजह से होता है। लहरों से ज़्यादा होता है, धाराओं से ज़्यादा होता है, ज्वार भाटा से ज़्यादा होता है, या फिर आपसे सुनामी लहरों से ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थोड़ा सा हो, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लहरों से। और लहरों से किस तरह से होता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो आपको इमेज हमने दिखाई हुई है ये सब जो हैं लहरों से हुए अपर्दन है। कैसे, जब समुद्र से लहर उठती है और वो तटों पर जाती है तो तटों पर जो पहाड़ होते हैं उन पे जो है इस तरह के जो निशान हैं ये आपके लग जाते हैं, और तटों का जो है कटाव हो जाता है। ठीक है, जब लहरें जाती हैं तो ये आपकी जाकर तट से टकराती हैं, और तट से इतनी तेज़ी से टकराती हैं तो वहाँ पर जो है कटाव के निशान भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये भी कुछ इस तरह का ही उदाहरण है, इस तरह का उदाहरण है। जब आपकी लहरें आ रही हैं, ये आपकी लहरें आती हैं, और जब लहरें आती हैं तो ये आपको
जो तट होते हैं तटों का कटान करके ले जाती हैं। और थोड़ा सा और समझने के लिए आपको ये इमेज हम बड़ी करके दिखा देते हैं। ये भी आपकी एक नदी का सीन है, ठीक है। जो नदी के किनारे पर जो पेड़ होते हैं, जो उसके किनारे पर या तट पर कह सकते हैं आप, जो पेड़ होते हैं वो किस कंडीशन में आ गया है, केवल लहरों की वजह से। क्योंकि जब इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो लहरें आपकी इस तरह से चलती हैं और ये जो है तटों का कटान करती रहती हैं, ठीक है। इस तरह से जब चलेंगे तो ये आपकी ऊपर तक चली जाती है और तटों का कटान करती चली जाती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो सर्वाधिक तटीय यानी कि तट का जो सबसे ज़्यादा कटाव होता है वो किस वजह से होता है। और इधर भी ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो है तट का कटान हो रहा है, ये भी आपका लहरों की वजह से हो रहा है। तो जो लहरें हैं ये आपकी इस तरह से चलती हैं और ये आपकी टकराती हैं तट से और तट का जो है फिर कटान हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो ये जो है सर्वाधिक जो तटीय अपरदन हुआ है ये आपका लहरों की वजह से हुआ है, ठीक। दोस्तों, अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना तो आपका बनता है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ हम जो है PDF भी प्रोवाइड कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आपको। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं और ये आपको केवल समझाने के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाएंगे, क्योंकि आपसे केवल शहर पूछे गए हैं और शहरों के जो है एक एक जो आपका एक एक राज्य में जाकर शहरों की जो है पढ़ना बड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सेम क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है तो हो सकता है सेम क्वेश्चन जो है आपका तीसरी बार भी पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन दूसरी बार पूछा जा सकता है तो तीसरी बार भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यही जो है आपका एज इट इज़ क्वेश्चन उठ गया तो आप तुरंत उसका आंसर जो है बता देंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपको बताना उत्तर से दक्षिण इन नगरों का क्रम। तो उत्तर से दक्षिण इन नगरों का क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। यानी सबसे पहले नंबर पे आपका जंजीरा हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। तो सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है, ये आपका हुआ है जंजीरा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया, इसके बाद आया आपका सिंधु दुर्ग, यहाँ आपका सिंधु दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया है आपका कुन्नूर, ये हो जाता है आपका कुन्नूर, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका नागरकोइल। और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं ये भी आपको समझ लेना चाहिए और ये आपको बताएगा ये चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। तो ये पश्चिम तट पर उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। सबसे पहले जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ही है, कुन्नूर आपका केरल के कुन्नूर में है, नागरकोइल आपका तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में सबसे बाद में हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार आपको करना है और नीचे दिए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। आपको बताना है पश्चिमी तट पर अवस्थित कौन हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन है जंजीरा और ये जो है तूतुकुड़ीन, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर उसी तरह से हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ये आपका पश्चिमी तट हो जाएगा और इस पर आपसे पूछा गया कि कौन सा अवस्थित है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कौन सा इस पर अवस्थित हो जाएगा। तो जंजीरा आपने देख लिया दोस्तों, जंजीरा आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। तो एक वाला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा और एक आपका इसमें नहीं है तो ये तो आपके देखो गलत हो जाएंगे, ठीक है। एक वाला हमारा सही है। अब कौन सा सही, एक इसमें भी आ रहा है और एक आपका डी में भी आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं जो आपका दूसरा होगा उडुपी। उडुपी आपका कर्नाटक में है तो ये भी आपका जो 2 है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उडुपी आपका कर्नाटक में हो जाएगा। और ओरिवोले जो आपका ओरोविले है ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो तीसरा जो है ये आपका ओरोविले जो है ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ये आपका पश्चिम में नहीं है। तो तीसरे वाला जो है नहीं हो सकता है। और तूतीकोरिन जो है यह भी आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये जो आपके
ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका बचता है ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और चलिए, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सूची 1 और सूची को 2 को सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इधर आपके सागर पुलिन दिए गए हैं और इधर आपके राज्य दिए गए हैं। तो दीघा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दीघा आपका किससे संबंधित है? तो दीघा जो संबंधित है ये आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल से संबंधित। इसके बाद गोपालपुर है। गोपालपुर आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। और कल्लांगुट ये आपका गोवा से संबंधित हो जाएगा। और मरीना बीच आपका जो है तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब ए का दो आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दो तो आपके एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखते हैं बी का तीन आपका केवल इसमें है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का 4 हो जाएगा। और क्या कहता है क्वेश्चन? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम हो जाएगा? इतनी बात आपको समझ लेनी है। और समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम नीचे चलते हैं। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा गया है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा गया है। ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ कहाँ हो जाएगा? मालाबार कहाँ हो जाएगा? कोकण कहाँ हो जाएगा? उत्तरी सरकार कहाँ हो जाएगा? ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे दे, आप क्वेश्चन को जो है सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है इस क्वेश्चन का। और ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की, तो गुजरात का जो ये तट है और ये होता है दमन तट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। समझने की चीज़ है, ये आपका काठियावाड़ तट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा कोकण तट से। आपसे पूछा जाएगा कोकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र से और आपका गोवा तक का जो तट है ये आपका कोकण तट कहलाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोकण तट से बनता है। ठीक है, इसके बाद गोवा से और कर्नाटक का जो तट है ये आपका केरला तट कहा जाता है। केरला तट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके मालाबार तट से। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से केरल। कौन सा तट हो जाएगा? ये आपका मालाबार तट हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार जो है यहाँ से बना है और आगे भी बनने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कन्याकुमारी से और आपका आंध्र प्रदेश तक। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को आप कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तरी जो सरकार तट है, इसको कहा जाता है डेल्टा क्षेत्र। यानी उत्तरी सरकार जो है इसको डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से और पश्चिमी बंगाल तक। बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके कोकण तट से, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक बनते हैं मालाबार तट से, एक बनते हैं आपके कोरोमंडल तट से। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और आने वाले समय में बनने की संभावना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। काठियावाड़ तट गुजरात में है, कोकण तट आपका गोवा तक हो जाएगा, केरला तट आपका गोवा और कर्नाटक के बीच में, मालाबार तट केरल और कर्नाटक के बीच में, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल तक आपका डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और ये चीज़ आपको भूलने वाली चीज़ें तो देखो है नहीं है, और अगर आप भूल जाते हैं तो फिर वो गलत बात है आपकी। और चलिए क्वेश्चन किस किस तरह से इससे बनता है वो भी हम देख लेते हैं, और कब बना है ये भी आप समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है तमिलनाडु का जो समुद्री तट है ये क्या कहलाता है? तो
मैंने आपको दिखा दिया है जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट को क्या कहा गया है, तो तमिलनाडु के तट को कहा गया है कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तमिलनाडु के समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है आपका भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोरिन के मध्य स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपसे पूछा गया भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा एवं डेल्टा, जो आपका कृष्णा का डेल्टा है जहाँ से कृष्णा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में एंटर होती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये आप कह सकते हैं, और कैप कोरिन के मध्य है वो कौन सा तट हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझने की जो चीज़ है ये हो जाएगा आपका, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी आपकी आ रही है, और ये कृष्णा नदी जो है कुछ इस तरह से जो है आकर यहाँ गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछा गया जहाँ कृष्णा जो नदी का तट है, और यहाँ से कैप कोरिन, कैप कोरिन कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में, तो कैप कोरिन यहाँ हो जाएगा कन्याकुमारी में। और इस तट को आपसे पूछा गया कि इस तट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर बताया तो था दोस्तों ये, तो इसको ही तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो आपका कोरोमंडल तट है ये आपका इसी को तो कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन आपसे, आपको ये सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है क्वेश्चन यहाँ से क्या बना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बना है कि कृष्णा डेल्टा, जहाँ कृष्णा डेल्टा बनाती है और आपका कैप कोरिन के मध्य का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, तो केवल समझना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और बाकी देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और लाइक तो आपका बनता ही है, लाइक तो आपको कर देना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज हमारा जो टॉपिक था उसकी समाप्ति होती है, और कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।